वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहासकारों ने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है ताकि इसकी स्टडी को आसान किया जा सके और सिस्टमैटिक बनाया जा सके। क्लासिफिकेशन करने के दौरान जब इतिहास में कुछ नया, कुछ परिवर्तन हुआ तो वहाँ से एक नए युग का स्टार्ट हुआ है। जैसे एंशिएंट से हम मेडिवल में गए, मेडिवल से हम मॉडर्न में गए। जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री इंसान की उत्पत्ति से लेकर के 712 एडी तक हम पढ़ते हैं। ये वो दौर था जब हर्षवर्धन राजा थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम लोग देखते हैं कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है और भारत में इस्लाम का फैलाव स्टार्ट होता है। और यहाँ से हम नए धर्म का प्रचार और विस्तार जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए हम यहाँ से एक नया युग पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री। ठीक उसी तरह से 1707 एडी, चूँकि यहाँ से हमारा मेडिवल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कई लोग 1707 को कहते हैं और कुछ लोग यहाँ से हम लोग 1757 की क्रांति से भी पढ़ते हैं। 1707 इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वो समय था जब ग्रेट मुग़ल रूलर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। दरअसल औरंगजेब की मृत्यु को नए युग का उस्ताद इसलिए कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब वो आखिरी मुग़ल शासक थे जिनके पास सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी से दरबार चलाने का वो था। उसके बाद जो भी रूलर आए, जो भी राजा आए, वो बहुत वीक आए। या तो उन्हें राज दरबार से कुछ लेना देना नहीं था, या तो वो इतने इनकेपेबल थे कि अपना डिसीज़न वो नहीं ले पा रहे थे। 707 से 720 के बीच हम देखते हैं कि 6 मुग़ल राजा आए, जहां औरंगज़ेब अकेले 50 से 60 साल रूल करके गए। वहां से हम देखते हैं 707 से 720 के बीच में 6 मुग़ल राजा आए। इससे हमें ये पता चलता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर बढ़ चली। ठीक उसी तरह से जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो वो 1707 यहाँ से ब्रिटिश का फैलाव स्टार्ट होता है और 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947। और यहाँ से हमें जो हिस्ट्री पढ़ना होता है वो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ना होता है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 1947 के बाद से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ाया जाता है। अब इतिहास थोड़ा पढ़ने में कठिन तो लगता है और बोरिंग भी। ये बात सही है कि इतिहास कठिन भी है और बोरिंग भी है, क्योंकि 4 लाख BC से 1947 तक की बातें याद करना हमारे लिए आसान नहीं है। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें जहां से हम आगे आए हैं तो हमें नहीं लगता कि हमें अपने ही बारे में जानना उतना बोरिंग काम लगेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम पेलियोलिथिक पढ़ते हैं तो पेलियोलिथिक एज में हम पढ़ते हैं कि इंसान जो है वो नोमैडिक है। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो सबसे हमें पहले पढ़ाया जाता है स्टोन एज। इसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल कहने का मतलब वो समय जब हमारे पास बहुत एडवांसमेंट तो नहीं था, हम पत्थरों के हथियार औजार इस्तेमाल किया करते थे और उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे। जानवरों को मारा करते थे, जानवरों को खाया करते थे और जनरली हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे।
तो स्टोन एज में जो समय है उसे हम अगर क्लासिफाई करें तो 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पेलियोलिथिक एज, यहाँ पर लोग नोमैडिक्स थे। नोमैडिक्स मतलब घुमक्कड़, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अब हमें अगर ये समझना है कि पेलियोलिथिक में जो लोग थे वो नोमैडिक क्यों थे, तो हमें उन सर्कमस्टेंसेस को समझना होगा। जंगल बहुत ज़्यादा थे, पेड़ पौधे थे, रहने का घर नहीं था और सामान्यतः लोग नदियों के किनारे ही रहा करते थे। तो अगर हम इनके घूमने का कारण समझें, नोमैडिज्म का कारण समझें, तो सबसे पहला कारण आएगा कि भारत में जो नदियां हैं वो 2 प्रकार से हैं। एक जिनका उद्गम जो मतलब माउंटेन से निकलते हैं, और दूसरा जो सीजनल रिवर्स होते हैं। सीजनल रिवर्स से बारिश के मौसम में पानी रखते हैं, बाकी समय में सूख जाते हैं। तो जब लोग पानी के किनारे रहा करते थे, तो जब नदियाँ सूख जाएंगी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। ठीक उसी कारण से जब ये खाते थे तो वो जानवर को खाते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि जानवर आएगा और कहेगा कि आप हमको खा लीजिए। जानवर भी अपने आप को बचाना चाहेगा। जब जानवर अपने आप को बचाना चाहेगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागेगा और इंसान उसका पीछा करेगा। पीछा करते 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 कहीं जाके वो जानवर को या तो मार लेगा और मार के खा लेगा, या तो नहीं भी मार पाएगा, तो वो वहीं पर सेटल हो जाएगा क्योंकि वहाँ शाम हो गया। ठीक उसी तरह से तीसरा कारण अगर हम नोमैडिज्म का देखें, तो तीसरा कारण जो हमें समझ में आता है वो ये है कि सीजनल फ्रूट्स, चूँकि प्लांट्स ज़्यादा थे तो प्लांट्स में फल आते हैं और फल सीजनल होते हैं। तो जब सीजनल फ्रूट्स की तलाश में लोग निकलते हैं तो सीजनल फ्रूट जैसे एप्पल अभी हमें चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगा? कश्मीर में मिलेगा। अब हम उसको यूपी, बिहार, बंगाल ऐसे जगहों पे नहीं वो कर सकते हैं। हाँ, आज के समय में ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन उस समय ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लोगों को पैदल जाना पड़ता था, इसलिए सीजनल फ्रूट की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। मेसोलिथिक का समय जब आता है तो लोग धीरे धीरे जो है समझ जाते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट है और इसलिए हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि इतिहास को समझने के लिए इतिहास में जाना ज़रूरी है। लोग छोटे छोटे घर, गुफाएं बना के रहने लग गए थे। तो एक जिस तरह से हम अपना छोटा सा कुटिया बनाते हैं, तो हम दिन भर कहीं भी काम करें, शाम को वहीं आके विश्राम करते हैं। तो मेसोलिथिक से हम देखेंगे कि लोग धीरे धीरे सेमी परमानेंट फिर परमानेंट सेटलमेंट की ओर आ गए। हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्ट्री की टाइमलाइन को जानना बहुत ज़रूरी है। टाइमलाइन कहने का मतलब होता है घटनाक्रम। घटनाक्रम अगर हम ध्यान से देखें तो घटनाक्रम हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चलेगा कि घटनाक्रम से ही किस साम्राज्य का उदय और किस साम्राज्य का अंत होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब डेथ। तो औरंगजेब की मृत्यु के दौरान औरंगजेब जब तक जीवित थे उस समय तक मुग़ल डायनेस्टी अपने चरम पर थी, मैक्सिमम, और मराठा डेक्कन रीजन में पावरफुल थे। जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो मराठा सुप्रीमेसी का समय आ जाता है। मराठा सुप्रीमेसी का समय आ जाता है और मराठा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं इतिहास में? हम इतिहास में देखते हैं कि चूंकि औरंगजेब की डेथ के बाद मराठाओं को दिल्ली पर कब्जा कर लेना चाहिए था और दिल्ली पर कंट्रोल हो जाना चाहिए था और पूरे भारत में मराठा का वो होना चाहिए था, लेकिन 1757 की क्रांति, बैटल ऑफ
बक्सर बैटल ऑफ प्लासी जिसे हम कहते हैं 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल में इसे हम बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। इसमें मराठा पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, आखिर मराठा पार्टिसिपेशन बक्सर में क्यों नहीं है, जबकि मुग़ल को तो वो संरक्षण दे रहे थे। तो हमें देखना पड़ेगा 1761। क्या देखना पड़ेगा? 1761। इसे हम कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था ये आप सभी जानते होंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की हार हुई थी अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा के जितने भी कमांडर्स थे उन सभी को मार दिया था और यहाँ से मराठा वीक हो गए थे। हालांकि 20 साल 30 साल में मराठा वापस अपने को रिगेन कर लिए, लेकिन 1761 बैटल ऑफ पानीपत जब मराठा हार गए तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मराठा इज़ नॉट गोइंग टू रूल द इंटायर कंट्री, इट इज़ द ब्रिटिशर्स हु इज़ गोइंग टू रूल द कंट्री। तो हमें जब ब्रिटिशर्स पढ़ना होगा तो हमें ये जानना होगा कि मराठा कहाँ खो गए और कहाँ पीछे रह गए। तो मराठा पीछे रह गए 1761 बैटल ऑफ पानीपत में। तो इसलिए इतिहास टाइमलाइन का खेल है। अगर हम इतिहास के टाइमलाइन को देखें तो अगर हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास को 2 हिस्सों में पढ़ा जाता है। एक को कहते हैं 0, एक को कहते हैं AD, एक को कहते हैं AD और दूसरे को कहते हैं BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। AD एनो डोमिनी। इसे हम BCE भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। 0 ये वो साल है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट के जन्म के साल को हम क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले BC और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद AD। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो BC, जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लगभग हम AD में इंटर कर चुके होंगे और 712 AD से हमें पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री भी हमें AD में ही पढ़ना है। तो इस तरह से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अब अगर हम इतिहास को पढ़ें, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री की किताबें कवर करेंगे वो है RS शर्मा सर की किताब को कवर करेंगे और चैप्टर वाइज कवर करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री जिसे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है स्टोन एज। स्टोन एज में हमने आपको बताया क्या क्या पढ़ना है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। बीच में कहीं चैल्कोलिथिक भी हम लोग पढ़ ही लेंगे। और चैल्कोलिथिक के बाद जो दूसरा हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्टोन एज के बाद आर्यंस के पहले हमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें पढ़ना है आर्यंस। आर्यंस के बाद हमें एक तरफ तो पढ़ना है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, महाजनपद, इसे महाजनपदास कहते हैं। फिर हमें पढ़ना है मौर्यास। मौर्यास के बाद पोस्ट मौर्यास, फिर गुप्तास, फिर पोस्ट गुप्तास। पोस्ट गुप्तास के बाद वर्धना डायनेस्टी। इतना पढ़ने पे हमारा एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक 712 AD हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अगर हम इतना पढ़ लें तो हमारा एंशियंट हिस्ट्री कवर अप हो जाएगा। लेकिन ये एंशियंट हिस्ट्री है, इसको समझने के लिए जो हमारी सोच है या हम जो सोच रहे हैं वो हमें सोचना होगा उस समय के हिसाब से जो हम आज हैं। हमें ये नहीं देखना होगा कि हमारे पास कार है, बस है, ट्रक है, वी कैन ईज़िली ट्रांसपोर्ट। देयर वाज नो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमें कुछ करना होता था वी जस्ट हैव टू वॉक। इसके अलावा जब मौर्यास आएंगे देन वी विल स्टडी अबाउट द व्हील्स एंड इट्स डेवलपमेंट्स। हाँ, व्हील्स डेवलपमेंट, उसके पहले कावेलरी आ गई थी, घुड़सवारी थोड़ी बहुत होने लग गई थी, लेकिन नॉट ऑन अ लार्ज स्केल। तो हम लोग स्टोन एज पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। स्टोन एज में हम लोग कल कवर अप करेंगे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।